जो वितरण नियम मैं आप लोगों को बताई थी उसका हम जो है वो सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो क्या होता है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल था वो भी मैं आप लोगों को बताई थी फर्स्ट पार्ट में। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा हुआ है तो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो देख सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताने वाली हूँ। एप्लीकेशन मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका यूज क्या होता है, उसका हम जो है वो अनुप्रयोग कैसे करते हैं। तो मेनली जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आप क्या समझते हो, इसकी लिमिटेशन लिखिए। सेकंड ये इसका जो है वो एप्लीकेशन आपको पूछ सकते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं इसका जो है वो टोटल 3 एप्लीकेशन जो है वो बताऊंगी विथ एग्जाम्पल, इसे जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है विलेयता का निर्धारण, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे चलिए हम समझते हैं इसमें क्या क्या करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मान लीजिए कोई 2 लिक्विड जो है वो आपस में कांटेक्ट में है। तो इस टाइप से जो है वो आप समझते हो कैसे 2 लिक्विड जो है वो आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि ये जो है वो अमिश्रणीय है, मतलब इमिसिबल है। हम लोगों ने कोई ऐसा 2 लिक्विड यहाँ पे लिया हुआ है जो कि आपस में मिलते नहीं है, मतलब आपस में जो है वो मिक्स नहीं होते हैं। और जब हम इन 2 अलग अलग प्रकार के लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो वो जो है वो 2 लेयर बना लेते हैं। इसे हम जो है वो इमिसिबल कहते हैं, अमिश्रणीय कहते हैं। सेम हम लोगों ने मान लीजिए ए और बी करके 2 लिक्विड लिया हुआ है। अब ये ए और बी लिक्विड को हम लोगों ने दोनों को मिलाकर के अच्छे से हिलाया, अच्छे से इसे जो है वो सेक किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ समय बाद इसमें जो है वो 2 लेयर जो है वो आपको शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 लेयर बन गया। सबसे पहला लेयर ये, दूसरा लेयर जो है वो ये, मतलब लिक्विड ए का ये ऊपर में लेयर बन गया, लिक्विड बी का यहाँ पे नीचे में लेयर बन गया। ये तो आप सभी जानते हो, ये सब चीज मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी बता के रखा हुआ है। अब जैसा कि इसका जो पहला वाला लेयर है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए C1 है, और इसका जो सेकंड वाला लेयर है मान लीजिए उसकी जो कंसंट्रेशन है वो C2 है। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, सांद्रता। मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है पहला वाला लेयर का वो C1 है और दूसरे वाले लेयर का जो कंसंट्रेशन है वो C2 है। और यहाँ पे आपको S1 और S2 भी दिख रहा है। तो आखिर ये क्या है, ये जो है वो सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता कहते हैं। विलेयता मतलब क्या होता है, जैसे कि वाटर है, मतलब कोई भी जो भी सॉल्वेंट होगा वो अपने अंदर कितना घोल सकता है, मतलब उसकी कितनी शक्ति है, कितना घोलने का जो भी उसका लिमिटेशन होता है, उसे हम जो है वो सॉल्युबिलिटी या फिर विलेयता कहते हैं। मतलब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ कितना घुल सकता है, मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि किसी सॉल्वेंट में हम जो है वो किसी सॉल्यूट को कितना घोल सकते हैं, वो जो है वो उसकी विलेयता होती है। तो इसका जो भी विलेयता होगा, अगर हम लेयर 1 का विलेयता देखें, लेयर 2 का विलेयता देखें, मतलब लेयर 1 का सॉल्युबिलिटी और लेयर 2 का सॉल्युबिलिटी भी जो है वो S1 और S2 होगा। मतलब ये जो इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो C1 के बराबर होगा और ये जो सेकंड लेयर का जो सॉल्युबिलिटी है वो C2 के बराबर होगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा आपको। यहाँ पे हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज हम जो है वो किसी भी, मतलब यहाँ पे हम जो है वो सॉल्युबिलिटी का जो है वो निर्धारण करने के लिए भी करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने 2 ऐसे लिक्विड को मिलाया जो आपस में मिलता नहीं है, तो जब हम लोगों ने दोनों को आपस में मिलाया, जैसे लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो जैसे हम लोगों ने उसे मिलाया वो 2 लेयर बना लिया, लेयर 1 और लेयर 2। लेयर 1 का आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो S1 है। सॉल्युबिलिटी का मतलब आप समझ ही चुके हो, विलेयता। और लेयर 2 की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C2 है और इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो H2 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो C1 है वो S1 के इक्वल है और C2 जो है वो H2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि विलेयता का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या है, उसका फॉर्मूला C1/C2 इक्वल K, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1/कॉन्सेंट्रेशन 2 इक्वल K। ये जो है वो आप लोगों ने लॉ में पढ़ा हुआ है। तो अगर हमें किसी भी यहाँ पे अगर हमें जो है वो सॉल्युबिलिटी का निर्धारण करना हो, सॉल्युबिलिटी का अगर हमें जो है वो डिटर्मिनेशन करना हो, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं S1/S2 इक्वल K, क्योंकि हमें पता है कि C1 इक्वल क्या होता है, C1 इक्वल जो है वो S1 होता है। तो हम इसे S1/S2 करके भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल भी हम K लिख सकते हैं। और अगर हमें K का वैल्यू ज्ञात है तो हम आराम से जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी का पता लगा सकते हैं। तो क्लियर हुआ कैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करके किसी भी डिटर्मिनेशन, हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी का जो है वो कैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेशन किया। यही चीज आपको जो है वो यहाँ पे लिखना है। यदि 2 लिक्विड जो कि आपस में संपर्क में है तथा
विलेय पदार्थ की दोनों की सांद्रता जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 एवं C2 है, और जो विलेयताएं हैं मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो S1 और S2 हो। तो जैसा कि आपको पता है C1/C2 इक्वल K होता है, ये आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग आपको पहले से पता है। और तो हम जो है वो S1/S2 इक्वल K भी लिख सकते हैं, बिकॉज C1/C2 इक्वल S1/S2 होता है। अतः K का वैल्यू ज्ञात होने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्ञात की जा सकती है। समझ आया आप लोगों को? तो पहले आपको डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी में केवल आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं संकर आयनों के अध्ययन में, मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके स्टडी के लिए जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रही हूँ। मान लीजिए आपने KI और I2 यहाँ पे जो है वो लिया हुआ है। आपको पता ही है कि जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो KI3 का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। समझ आए आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन के जो है वो स्टडी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का आगे यूज करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन आप देखिए, देन इसके बाद मैं आप लोगों को डायग्राम में से समझाऊंगी। जब हम लोगों ने यहाँ पे KI और I2 को मिलाया तो यहाँ पे हमारा KI3 जो है वो फॉर्म हुआ, और अगर इसमें से हम K को हटा दे, केवल I को यहाँ पे ले तो I2, और यहाँ से अगर हम केवल I को निकाले तो क्योंकि माइनस निगेटिव के फॉर्म में हमें मिलेगा K प्लस, और I1 अगर यहाँ से डिसोसिएट होगा तो ये I माइनस हमें जो है वो मिला, और इस तरीके से ये I3 माइनस जो है वो यहाँ पे मतलब I3 आयन जो है वो यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे डायग्राम में समझाती हूँ कैसे होगा। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने CCl4 और वाटर का यहाँ पे दो लिक्विड लिया हुआ है जो कि इमिसिबल है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे पहला लिक्विड क्या, अभी ये सब के बारे में आप मत जानिए, केवल आप ये समझिए यहाँ पे आप लोगों ने दो लिक्विड लिया हुआ है। दो लिक्विड कौन कौन सा है? पहला तो वाटर है और दूसरा CCl4 है। अब वाटर और CCl4 में को आप लोगों ने अच्छे से मिलाया, लेकिन कुछ देर बाद आप लोगों ने देखा कि वो जो है वाटर और CCl4 है वो आपस में जो है वो दो लेयर बना लेते हैं। दो लेयर कौन कौन सा बनता है? यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले जो है वो एक्वस लेयर है जो कि वाटर का लेयर है, ऊपर का जो आप देख रहे हो वो आपका वाटर का लेयर है, और सेकंड जो नीचे आप देख रहे हो वो CCl4 का लेयर है। अब हम इसमें क्या करेंगे? पहला स्टेप आपको समझ आया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाला लेयर है उसमें KI मिला देंगे, नीचे वाला लेयर है उसमें हम जो है वो I2 मिला देंगे। समझ आया आपको? ऊपर वाला जो फर्स्ट लेयर है उसमें हम जो है वो KI मिलाएंगे, और नीचे वाला जो सेकंड लेयर है उसमें हम जो है वो I2 को मिला देंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो KI है वो केवल वाटर में जो है वो प्रेजेंट है। जो KI हम लोगों ने मिलाया हुआ है वो केवल आपको फर्स्ट लेयर में ही यहाँ पे शो होगा, वो जो है वो CCl4 के साथ आकर के जो है वो मिक्सअप नहीं होंगे। क्लियर हुआ आपको? जो KI है वो केवल आपके फर्स्ट लेयर में प्रेजेंट है, आपके सेकंड लेयर में KI जो है वो नहीं आएगा। लेकिन ये जो I2 है वो CCl4 के साथ जो है वो घुला हुआ है, लेकिन ये जो I2 है वो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये वाटर में भी जो है वो चला जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो I2 हम लोगों ने मिलाया हुआ है वो पहले CCl4 के साथ मिला, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये जो I2 है उसकी जो थोड़ी मात्रा है, आयोडीन की जो थोड़ी मात्रा है वो अब हमारे फर्स्ट लेयर में भी आने लगा है। तो क्या होगा? अगर कुछ मात्रा आयोडीन की अगर ये जो है वो फर्स्ट लेयर में आना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो है वो KI के साथ जो है वो आकर के जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? फर्स्ट लेयर में आपका जो है वो KI प्रेजेंट है, क्योंकि KI ऐसा है जो केवल वाटर के साथ जो है वो आकर के मिलेंगे, वो CCl4 की तरफ जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन जो हम लोगों ने आयोडीन I2 यहाँ पे मिलाया हुआ है वो CCl4 में तो मिलते ही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इसकी जो थोड़ी मात्रा है वो वाटर के फर्स्ट लेयर में भी जो है वो आने लगता है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? KI प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा? वाटर का जो I2 है उसका जो कुछ मात्रा है वो KI के साथ जो है वो आपस में मिलने लगेंगे, और यहाँ पे I2 और KI मिल करके KI3 का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे, जो कि कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को ये रिएक्शन जो है वो दिखाया हुआ है, कैसे KI में जो है वो I2 आकर के मिलेगा और KI3 का यहाँ पे संकर जो कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पे जो है वो फॉर्म होगा। तो समझ जाए आप लोगों को क्या क्या हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने दो लिक्विड लिया CCl4 और H2O, उसे आपस में मिलाया, जब वो नहीं मिला तो वहां पे दो लेयर बन गया। हम लोगों ने यहाँ पे KI मिलाया और I2 मिलाया। KI सिर्फ जो है वाटर के लेयर में प्रेजेंस दिखा, और I2 जो है वो CCl4 में तो दिखा ही, साथ में कुछ देर बाद वो वाटर के लेयर में भी जा करके घुलने लगा। कुछ देर बाद हम लोगों ने देखा कि I2 और KI जो है वो आपस में मिक्स होकर के KI3 का जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं
जो ऊपर वाला लेयर में I2 गया है और नीचे वाले लेयर का जो आयोडीन है वो आपस में जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे इनकी साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। आगे आप लिखिए, जब CCl4 में बने आयोडीन के विलयन को जल के साथ हिलाने पर, मतलब CCl4 के विलयन में मतलब क्या वो कहा जा रहा है, जब CCl4 में बने आयोडीन के विलयन, मतलब CCl4 के विलयन में बने आयोडीन के विलयन में जब हम लोग जो है वो इसे वाटर के साथ मिलाते हैं, मतलब जब H2O के साथ हम जो है वो इसे मिलाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वितरण नियम के अनुसार आयोडीन का वितरण जो है वो दोनों परतों में होने लगता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ देर बाद क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो है वो दूसरी लेयर में जो है वो जाने लगेगा और दूसरी लेयर में जा करके वहां पे जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये दूसरी लेयर में जाएगा, इनके बीच जो है वो साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। यही तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना, वितरण का नियम तो यही कहता है कि थोड़ी देर बाद क्या है, उसमें जो है वो साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, K इक्वल H2O लेयर में I2 की सांद्रता। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो पहले लेयर की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें और यहाँ पे CCl4 लेयर में I2 की सांद्रता, मतलब दोनों लेयर में जो आयोडीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो है वो K इक्वल दोनों के जो है वो अपॉन के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो C1 और C2 कॉन्सेंट्रेशन है, मान लीजिए इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, K इक्वल C1 अपॉन C2 लिखते हैं। आपको याद है जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, C1 अपॉन C2 इक्वल K। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, K इक्वल H2O लेयर में I2 की सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन और CCl4 लेयर में I2 की सांद्रता। तो ये जो है वो हम लिखते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखना है आप लोगों को, CCl4 लेयर में I2 की सांद्रता X माइनस B मोल पर लीटर होगा। कैसे होगा ये, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोगों ने X माना हुआ है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोगों ने A माना हुआ है। मतलब जो ये वाला लेयर है, CCl4 वाला जो आपका लेयर है, उसका हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन X माना हुआ है और ये जो वाटर वाला लेयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने A माना हुआ है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं आयोडीन की कुछ मात्रा जो है वो इस पहले लेयर में जो है वो जा करके मिलने लगती है। तो अगर आयोडीन की कुछ मात्रा इस पहले लेयर में जाएगा, फर्स्ट लेयर में आएगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी सांद्रता जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो A से बढ़ करके क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला लेयर था उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो X है और जो दूसरा लेयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो B है। B कब है, जब आयोडीन की कुछ मात्रा जो है वो पहले लेयर में गया, उसके बाद ही इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो B हुआ। अब अगर हम CCl4 लेयर की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, I2 की सांद्रता की बात करें, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, X माइनस B लिख सकते हैं। क्योंकि B क्या है, यहाँ पे जो B है वो जो है वो सेकेंड लेयर का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर हमें इस प्रकार लिखना हो CCl4 लेयर में I2 की सांद्रता, तो हम इसे X माइनस B मोल पर लीटर जो है वो लिख सकते हैं। और अगर हमें H2O लेयर में I2 की सांद्रता पूछा जाए तो हम इसे जो है वो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे Kx माइनस B मोल पर लीटर करके जो है वो लिख सकते हैं। मतलब देखा जाए तो हम जो भी I2 KI3 KI है उसे इस तरीके से लिखेंगे और लास्ट में जो इसका Kc इक्वल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, मतलब KI3 अपॉन KI प्लस I2 होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है KI3। तो यही चीज हम लोगों ने ऊपर में लिखा हुआ है KI3। आप लोगों ने पढ़ा ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट P अपॉन R। तो प्रोडक्ट हमारा कौन सा बन रहा है KI3 और रिएक्टेंट कौन कौन सा है, कौन कौन सा चीज रिएक्ट होकर के जो है वो प्रोडक्ट बनाया हुआ है KI प्लस I2। तो इसे हम जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके इक्वल जैसे कि आप देख रहे हो KI3 के इक्वल जो है वो ये है, KI के इक्वल जो है वो ये है। तो ये सब चीज जो है वो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें जो है वो किसी भी जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है उसके स्टडी करने में जो है वो हमको हेल्प मिल सकता है। और जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जैसे कि Kc का अगर हमें वैल्यू निकालना हो तो ये सारे वैल्यू को रख करके हम जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। समझ आया गाइस आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन के जो है वो स्टडी करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आया कि कैसे यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, कैसे हम लोगों ने जब I2 और KI को मिलाया तो वहाँ पे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन का जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू चाहिए हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो है वो यूज करके ये सारा वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो आपको सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो इसमें लिखना होगा।
थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके आप देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लास्ट एप्लीकेशन हम जो है वो और देख लेते हैं, उसका नाम है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के जो है वो निर्धारण में, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब संगुणन और वियोजन के मात्रा का निर्धारण करने के लिए भी हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो है वो यूज करते हैं। देखिए, अगर आप एप्लीकेशन पढ़ोगे ना तो आपको बस यही चीज इसमें जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर हम जो है वो किसी भी जो है वो सॉल्यूशन का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर हमें आप पता है तो हम जो है वो उसके एसोसिएशन और जो है वो डिसोसिएशन का भी जो है वो डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, वितरण नियम का यूज एसोसिएशन और डिसोसिएशन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एसोसिएशन के बारे में बताऊंगी, देन उसके बाद मैं जो आप लोगों को जो है वो डिसोसिएशन के बारे में बताऊंगी। तो एसोसिएशन अगर हमें किसी भी, जैसे कि हमें कोई विलियन है, अगर हम उसका जो है वो एसोसिएशन निकालना चाहते हैं, तो उसका अगर हम एसोसिएशन निकालना चाहे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, C1/n√C2 = K। मैं बताती हूँ ये सब क्या है। मान लीजिए आप लोगों ने विलियन ए बी, मतलब कोई दो लिक्विड लिया हुआ है ए और बी, उसे आपस में आप लोगों ने मिलाया, वो आपस में नहीं मिला और दो यहाँ पे लेयर बन गया। पहले लेयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है और दूसरे लेयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने कोई X यहाँ पे मिला दिया, वो कुछ भी हो सकता है, वो HCl भी हो सकता है, वो आयोडीन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए HCl हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आप लोगों ने HCl यहाँ पे जो है वो मिलाया, तो जब HCl हम लोगों ने यहाँ पे मिलाया तो पहले लेयर में जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। पहले लेयर में वो आसानी से आप देख रहे हो वो X ही है, वो HCl ही है। लेकिन जैसे वो दूसरे लेयर में एंटर करते हैं, जो HCl है, मान लीजिए X नहीं बोलूंगी, HCl ही डायरेक्ट बोल देती हूँ, लेकिन जैसे वो जो है वो दूसरे लेयर में जो है वो एंटर करते हैं, उसका जो है वो एसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, संगुणन होना, मतलब वो उसकी मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, मीन्स उसका जो है वो संगुणन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से होगा NX(xN), मतलब इसका मतलब ये है N की जगह जो है वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी मोल यहाँ पे हो सकता है। तो N का मतलब यहाँ पे जो उसकी मात्रा होगी, मतलब वो कितना संगुणित हुआ है, कितना उसका एसोसिएशन हुआ है, उसका जो है वो हम यहाँ पे N का मतलब जो है वही होता है कि कितना किसी भी जो भी हम लोगों ने सॉल्यूट मिलाया है वो कितना एसोसिएशन हो रहा है, वो कितना संगुणित हो रहा है, वो पदार्थ कितना संगुणित हो रहा है, उसे हम लोग जो है वो N करके लिखेंगे। और थोड़ी देर बाद जो है वो इन दोनों के बीच भी जो है वो साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो अगर आप लोगों को एसोसिएशन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, C1/n√C2 = K। समझ है आपको N का मतलब क्या होता है, मतलब वो मोल की संख्या है। कोई आप लोगों ने जो भी सॉल्यूट मिलाया, जैसे मान लीजिए HCl मिलाया, तो कितना वो एसोसिएट हो रहा है, कितना वो संगुणित हो रहा है, उसकी मात्रा को हम जो है वो N से जो है वो दर्शाएंगे। जस्ट इसके अपोजिट आपका आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा, ये जो X है वो डिसोसिएट होगा, मतलब इसका जो है वो वियोजन हो जाएगा। वियोजन मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि मान लीजिए इस वाले लेयर में हम लोगों ने HCl मिलाया, तो HCl जो है वो पहले तो HCl जो है वो नॉर्मल था, लेकिन जैसे वो दूसरे लेयर में एंटर किया, वो जो HCl है वो H+ और Cl- में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इसका जो है वो डिसोसिएशन है। तो अगर हमें कितना डिसोसिएट हुआ है उसकी मात्रा का पता लगाना हो तो हम जो है वो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो है K = C1/C2 1 - अल्फा। और ये जो अल्फा है वही जो है वो वियोजन की मात्रा है, मतलब जो डिसोसिएशन की जो भी वैल्यू है वो अल्फा है। तो इसका जो है वो हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस थर्ड वाले में बस आपको ये सब अगर आप नहीं बताना चाहते, ये डायग्राम नहीं बनाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाओ। बस आप दो चीज यहाँ पे एग्जाम में लिख देना गाइस कि एसोसिएशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा करके जो भी एसोसिएशन कितना हो रहा है, जो भी सॉल्यूट है कितना उसका एसोसिएशन हो रहा है, वो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम बता देंगे। और सेकंड, अगर आपको डिसोसिएशन पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूले का आप यूज करके, इस फॉर्मूला का आप यूज करके जो है वो डिसोसिएशन कितना ये जो है वो कितना वियोजित हो रहा है, वो आप जो है वो अल्फा का वैल्यू ज्ञात करके आप जो है वो बता सकते हो। तो क्लियर होगा इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपको जो है वो कैसे करना है। तो ये तो कंप्लीट होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहले हम लोगों ने क्या देखा, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सेकंड में हम लोगों ने देखा संकर आयनों के अध्ययन में, और लास्ट में हम लोगों ने एसोसिएशन और डिसोसिएशन के जो है वो जो भी डिटर्मिनेशन है वो हम लोगों ने देखा हुआ है। तो इतना आप लोगों को एग्जाम में एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पूछा जाता है तो आपको ये लिखना ही होगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।